हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब गैस एक्सचेंज की बात करते हैं। देखो बेटा, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में हम ऑलरेडी मेजर पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको हर वीडियो के बाद फ्री नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। चैप्टर एंड होने के बाद, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, हम एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज की। तो एल्यूलाई आपको पता है प्राइमरी साइट्स हैं गैस एक्सचेंज की। अब गैसेस का जो एक्सचेंज है वो दो लेवल पे होता है बेटा। पहला जो लेवल है, टू लेवल्स पे ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। पहला जो लेवल है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं, और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी गैस एक्सचेंज भी कह सकते हैं, लंग्स इन्वॉल्व है, राइट। तो इट इज पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन वो टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज कैसे होता है, ये किस किस के बीच में है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इट इज बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड कैपिलरीज, इन दोनों के बीच में होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पार्शियल प्रेशर पे ये डिपेंड करता है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है एल्वियोलाई में, एल्वियोलर एयर में, दैट इज 104 mm ऑफ Hg। ये यूनिट है, आपको पता है। जबकि जो कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज जो है, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों 40 mm ऑफ Hg, जब हम रेस्ट पे हैं, एट रेस्ट। बात समझ में आ गई? तो देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस, और गैसेस डिफ्यूज करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, ये भी आप सबको पता है। तो एल्वियोलर एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है इन ब्लड ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये जो मूवमेंट है ये क्यों हुआ? ड्यू टू डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों 159 mm Hg, और जबकि CO2 का कितना होता है वहां पे 0.3। क्लियर? तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 यहां से बाहर जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर टू एवरीवन? जब ये ऑक्सीजन लंग्स में, एल्वियोलाई में पहुंचती है, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अभी मैंने बताया था कितना हो जाता है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए एक बार। अब यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहां आ रही है? ब्लड कैपिलरीज में। यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आ गई ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड कैपिलरी में O2 का पार्शियल प्रेशर 40 और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी, अगर आपको याद हो डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे भी कितनी होगी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की? एल्वियोलर एयर में मैंने अभी बताया आपको 40। दूसरी तरफ जो पल्मोनरी वेन है बच्चों, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड को वो कैरी करती है, जहां पे पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है अब ऑक्सीजन का 95 mm ऑफ Hg एंड CO2 का 45। तो आप देख रहे हो ग्रेजुअली जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो डिफरेंट लेवल पे कम होता जा रहा है, हायर से लोअर पार्शियल प्रेशर होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखिए 45, 40 एंड 0.3, तो हाई से लो की तरफ CO2 बाहर चली जाती है। ठीक है, ये सारी रेस्ट कंडीशन की हम बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन?
बोलो फटाफट। अब हम आ जाते हैं डायग्रामेटिकली इसको देखने के लिए इंटरनल रेस्पिरेशन में। अब इंटरनल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में होगा? एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज। तो अभी तक यहां पे हमने देख लिया, यहां तक हम पहुंच गए थे। अब क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो जाएगी टू द टिश्यू, और वहां पे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो CO2 इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट, तो CO2 ऐड हो जाएगी इस ब्लड में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 45 mmHg। जो ब्लड टिश्यू कैपिलरी से बाहर आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mm, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm। अब ये सिस्टमिक वेन इसको कैरी करेगी हार्ट में फॉर प्यूरिफिकेशन। वो कैसे होता है उसको भी हम डायग्रामेटिकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, आपके लिए एक स्लाइड और मैं, यस। अब देखिए, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज। तो देखिए, लंग से ब्लड आया, सॉरी लंग से ऑक्सीजन आई, 159 था एटमॉस्फेयर में, और PCO2 0.3। मैं बार बार ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको वैल्यूज याद हो जाए। ऑक्सीजन की एंट्री होगी, CO2 बाहर जाती है। लंग्स में PO2 कितना होता है? 104, और PCO2 कितना होता है? 40 mm। बात समझ में आ गई? अब यहां से रोल किसका आ जाएगा बच्चों मेरे? अब यहां से रोल आ जाएगा डबल सर्कुलेशन समझने का। इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं, इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं अलग अलग। एक तरफ हम ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। व्हाइट से हम इसको डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो यहां पे PO2 कितना हो गया? 95 mm, और PCO2 कितना है? 40 mm। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बच्चों ये चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में ओर्टा की हेल्प से। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, राइट? यहां तक। अब लेफ्ट लंग से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा की हेल्प से ये बॉडी में गया, मतलब कहां चला गया? टिश्यूज में। अब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया 40, क्योंकि यूटिलाइज हो गई, और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है यहां पे? 45 mm। ऑक्सीजन मिक्स हो गई इसमें, तो ये कैसा हो गया? अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? पहले राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। ये कौन कैरी करेगा इसको? सिस्टमिक वेन। इधर कौन कैरी करेगा? सिस्टमिक आर्टरी। तो सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है? अब ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, यहां कितना था? 40, तो यहां पे भी कितना रहेगा? 40, लेकिन CO2 का कितना है? 45। ठीक है? तो CO2 बाहर डिफ्यूज कर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। अब एनसीईआरटी की टेबल के हिसाब से अगर हम इसको देखें, एनसीईआरटी की जो टेबल है वो क्या कह रही है? देखिए, ये पार्शियल प्रेशर है, दो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना था? 159। ठीक है, सबसे पहले 159 O2 की बात कर रहे हैं हम। उससे कहां पे आई? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में कम हो गया, 104 हो गया। एल्वियोलाई से कहां? ये एक बार भूल जाइए आप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन इसको कैरी कर रही है, तो 95 हो गया, और यहां से कहां पे चला गया? टिश्यू 40। तो प्रेशर लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन की एंट्री हो गई। बात समझ में आ गई? दूसरी तरफ CO2 देखते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में 0.3, एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, और टिश्यूज में भी 45।
तो हाई से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी तो CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाती है। सो इन दिस वे ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर गैप गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई? बताओ फटाफट। चलिए, तो ये डायग्रामेटिकली आप इसको यहां से बिल्कुल इजीली स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। चलिए, इंस्पायर्ड एयर का मतलब ऑक्सीजन की एंट्री, तो 159 से 104 लंग्स में, एल्वियोलाई में, और CO2 40। पल्मोनरी वेन लेके आई, सिस्टमेटिक आर्टरी के हेल्प से PO2 95 हो गया, टिश्यूज में गई तो PO2 कितना हो गया? 40। क्लियर? आप इसमें CO2 मिक्स हो गई जिसका पार्शियल प्रेशर 45, सिस्टमिक वेन डीऑक्सीडेटेड ब्लड को राइट ओरिकल में ले गई, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी इसको ले जाएगी लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जिस पे ये डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है? तो 3 फैक्टर्स हैं मेनली, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और लास्टली हम सोल्युबिलिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं। अगर आप में से किसी को याद है तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। इट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। इंडिविजुअल गैस का किसी गैसेस के मिक्सचर में जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। आप कैसे निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर? बहुत 99% बच्चों को नहीं पता होता। तो आप ये याद रखिए, ऑक्सीजन कितनी एटमॉस्फेयर में? 21%। हमें क्या निकालना है? परसेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760। तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू? 159 mm। नाइट्रोजन का निकालना हो, नाइट्रोजन 78% है, अपॉन 100 इंटू 760, तो ये कितना आ जाएगा? आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब आप ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बताइए मुझे फटाफट, जल्दी से बताओ। अब मैं आपको काम की बात बताता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस तो डिफ्यूज करती हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम रेस्ट पे हैं तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना? 104 ऑक्सीजन का। कैपिलरी में कितना है बताओ फटाफट? कैपिलरीज में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 40। तो ऑक्सीजन का एंट्री होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन। ठीक है, अब नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं हम तो क्या होगा? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 और कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45। तो उल्टा हो गया, तो कैपिलरी से लंग्स में चली जाती है CO2, डिफ्यूजेस आउट। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा? एक्सरसाइज के टाइम पे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो PO2 और PCO2 एल्वियोलर एयर में मतलब एल्वियोलाई में प्लस पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज में इंक्रीज हो जाती है। पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी में इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और CO2 रिलीज हो रही है एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक, तो ये टेबल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा फैक्टर क्या है? हाँ, उससे पहले एक और चीज बताता हूं। एल्टीट्यूड सिकनेस सुना होगा आपने। हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? एट हायर एल्टीट्यूड्स वो कंडीशन क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड सिकनेस। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है हायर एल्टीट्यूड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है एल्वियोलाई में वो भी डिक्रीज होता है बच्चों मेरे। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज तो करेगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस स्लोली इन द ब्लड, और इसी कंडीशन को कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इससे नोजिया हो सकता है, इससे वॉमिटिंग हो जाती है, इससे डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, इससे थकान फील होती है, फटीग आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं व्हेन अ पर्सन इज
हैविंग एल्टीट्यूड सिकनेस। दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है ब्रीथिंग को, दैट इज सरफेस एरिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये आप क्लियरली लिख सकते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया कब होता है, एल्वियोलाई में एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से 750 स्क्वायर फीट तक का सरफेस एरिया हो जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज अराउंड एल्वियोलाई, उसकी वजह से भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नियरली 900 ml आप कह सकते हैं। ब्लड कैन बी एक्सचेंज एट एनी टाइम इन आवर बॉडी। तो जितनी थिकनेस कम उतना क्विक डिफ्यूजन। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए बच्चों मेरे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये इतनी थिन मेम्ब्रेन है कि इसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। यहां पे 4 लेयर्स होती हैं, बल्कि 5 लेयर्स होती है मैं तो कहूंगा। नाम याद रखिए, एल्वियोलर एपिथेलियम, सॉरी एंडोथेलियम, एल्वियोलर एंडोथेलियम की जो इनर वॉल है एल्वियोलर कैपिलरी की। दूसरी लेयर यहां पे जो होती है दैट इज एंडोथेलियम मेम्ब्रेन या एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है किसकी, एल्वियोलाई की। 2 हो गई। जो थर्ड मेम्ब्रेन यहां पे प्रेजेंट होती है दैट इज गैप इंटरस्टिशियल स्पेस। इसलिए मैं 4 मेम्ब्रेन बता रहा था क्योंकि ये स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस। फोर्थ लेयर जो बच्चों यहां पे प्रेजेंट होती है एपिथेलियम ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। एंड लास्टली यहां पे प्रेजेंट होती है एल्वियोलर एपिथेलियम। तो बड़ा इजीली आप याद रख सकते हो, एल्वियोलाई का एंडोथेलियम एक साइड, दूसरी साइड एपिथेलियम, उसके बीच में ऊपर से एंडो नीचे से एपी और बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए सबसे पहले क्या बताया हमने, एल्वियोलर एंडोथेलियम 1 सेल थिक, उसके बाद एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस, एपिथेलियम ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्टली क्या हो जाएगा एल्वियोलर एपिथेलियम। तो ये पांचों स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाती है, क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस है 0.5 mm। ठीक है, तो एल्वियोलर वॉल 1 सेल थिक, ठीक है, उसके वहां से एंट्री होगी और फिर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब और कौन से पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तीसरा पार्ट हो जाता है दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस, वो भी अफेक्ट करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। अब देखिए जो CO2 है वो 20 से 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन, याद रहेगा आपको। सो जो नेट आउटवर्ड मूवमेंट है, जो CO2 बाहर निकलती है, नेट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ CO2 इज हायर, कितना हायर, 20 टाइम्स हायर, 20 टाइम्स मोर देन नेट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ O2। जितनी ऑक्सीजन आ रही है उससे 20 गुना CO2 बाहर जा रही है। और इस कंडीशन की वजह से एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं, सोल्युबिलिटी की वजह से, डाइवर्स पैरालिसिस, या इसको बैंड्स डिजीज भी कहा जाता है बच्चों, बैंड्स डिजीज या डाइवर्स पैरालिसिस। डीप सी डाइवर जो होते हैं जिसको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होता है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो नाइट्रोजन है वो इनसोल्यूबल है वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन और वो इसलिए डिफ्यूज भी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, डेप्थ इंक्रीज होती है, 10,000 फीट से ज्यादा की हो जाती है डेप्थ, तो जो नाइट्रोजन वो डाइवर के सिलेंडर में है, जो वो सिलेंडर पीछे कैरी करते हैं, जो नाइट्रोजन है वो वाटर सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि और उसकी जब वाटर सोल्यूबल होगी तो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बढ़ गई और ये ब्लड में डिसोल्व हो गई। अगर डाइवर बाहर आ गया, डाइवर कम्स आउट, तो क्या होगा, वो दोबारा से नाइट्रोजन दोबारा से इनसोल्यूबल हो जाएगी और उसकी वजह से नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, विच कॉजेज एयर, ये वर्ड ध्यान रखना, एयर इम्बोलिज्म, एयर इम्बोलिज्म, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ एयर सप्लाई। एयर इम्बोलिज्म का मतलब ब्लॉकेज ऑफ एयर सप्लाई हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज बोलो डाइवर्स पैरालिसिस, ठीक। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, सरफेस एरिया है, सोल्युबिलिटी है गैसेस की, और जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की। ये एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आप देख सकते हो जो दिया हुआ है। एक एक चीज हमने क्रिस्टल क्लियर डिस्कस कर ली, ये सोल्युबिलिटी की बात कर ली हमने, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर ली, यहाँ पे 3 लेयर्स दिए हुए मेजरली, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 1 मिलीमीटर से भी कम, टू बी एग्जैक्ट 0.5 mm के आसपास होती है। तो ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों मेरे, कोई समस्या, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। अगर कोई समस्या है तो एक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप नोट्स की PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट बेनिफिट, क्योंकि पूरा का पूरा फ्री कोर्स है, फ्री एजुकेशन टू ऑल का एम है हमारा, ठीक है बच्चों।